सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं भावना नंदवाना एक बार फिर से आप सभी का परिष्कार वर्ल्ड में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पटवार के मॉडल टेस्ट पेपर को हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पटवार से रिलेटेड जो इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं लगभग 8 से 9, कभी 10 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको एक संकेत देना, एक हिंट देना कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे इंडियन पॉलिटी से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पिछले कुछ वर्षों के अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखें पटवार से संबंधित, तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं जो पटवार का जो लेवल है लगभग आरएएस के एग्जाम के लेवल को मैच कर रहा है। यानी कि पटवार से अब वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है हमें भी अब हमारी तैयारी का जो स्तर है उसे और बढ़ाना होगा। तो अब जो हम प्रश्नों की तैयारी करेंगे या जो हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित हमारी तैयारी रखेंगे तो आरएएस लेवल की हमारी होनी चाहिए। इन्हीं बातों को कुछ ध्यान में रखते हुए मैं आज क्वेश्चन पेपर जो मेरा है वो आरएएस लेवल का है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी सबसे पहली बात, तो जब नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही है तो चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान लेवल पे हो या यूपीएससी लेवल पे हो, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा कथन ऐसा है, कौन सा तथ्य ऐसा है जो कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। पहली बात ये बोल रहा है कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व तथा अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। तीसरा बोला जा रहा है कि इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तथा न कि पुलिस राज्य की स्थापना करना है। और लास्ट वन हमारे बोल रहा है निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, न्यायोचित। ये तो आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए गए। अब बात करते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी नहीं है, न्यायोचित नहीं है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि न्यायोचित होने का मीनिंग क्या है, निर्देशक तत्व होते क्या है, कौन से पार्ट में। तो सबसे पहली बात जो यहाँ बोली जा रही है कि भाग 4 जो कि एकदम सही है। हमारे संविधान में अभी तक हम देखें तो टोटल 25 भाग है और भाग 4 जिससे संबंधित है वो है आपका नीति निर्देशक तत्व। आइए और थोड़े हम गंभीरता से इसके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान लेते हैं और डेप्थ नॉलेज हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात, नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। उससे संबंधित प्रावधान है जो कि प्रश्न में भी दिया गया था। ये तो बात हो गई भाग की। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि संविधान जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे, भाग 22। यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में संविधान में टोटल 25 भाग हैं। उन 25 भागों में से चौथा भाग जिससे संबंधित है वो है आपके नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेदों की। तो जो आपके अनुच्छेद है यानी जो आर्टिकल है टोटल कितने हैं मूल संविधान में 395 और लगभग अभी की बात करें तो लगभग 450 से भी ऊपर आपके अनुच्छेद जा चुके हैं। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जिन जो प्रावधान किए गए हैं वह किससे संबंधित है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। दूसरा अगेन आपके पास फैक्चुअल नॉलेज जा चुकी है। तीसरी बात ये की गई कि इसका स्रोत कौन सा, और कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से हमने अपनाए हैं। तो वो राष्ट्र का नाम क्या है, आयरलैंड। यानी आयरलैंड से आपने नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं क्या किया, अपनाया, भारतीय संविधान में इंक्लूड की है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारत के नीति निर्देशक तत्व जो कि कौन सा है, भाग 3 का पार्ट है, वहीं भाग 4 का पार्ट है, और मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं हमारे, इन दोनों के बारे में बताया गया। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने जिन्होंने कि भारत के संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बड़े अध्ययन करता है भारतीय संविधान के, इन्होंने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो दोस्तों ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि आप ये लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक अधिकार इसमें दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है उसमें आपके उसको मूल आत्मा का पाठ बताया गया है आपका अनुच्छेद 32 को। वही ग्रैनविल ऑस्टिन ने न सिर्फ अधिकार, समस्त अधिकारों प्लस नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहली बात तो ये कि किस व्यक्ति के द्वारा भारतीय मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को मूल आत्मा कहा है? तो वो कौन हो जाते हैं? आपके ग्रैनविल ऑस्टिन। वहीं किन किन को इन्होंने मौलिक आत्मा कहा है? तो वो हो जाते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व और अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो दोनों बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आया था गैर न्यायोचित। पहले तो हमें ये समझना होगा कि न्यायोचित होता क्या है। यानी न्यायोचित का मीनिंग है यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात हुई अधिकारों की, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है क्या। तो पहला ये बोला जा रहा है कि यदि आपके नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो, यानी जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो बातें बोली गई हैं, यदि राज्य सरकार उन्हें पूर्ण नहीं कर रही है, उस स्थिति के अंतर्गत आप उनके हनन होने पर न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जो पहला आधार है इसके गैर न्यायोचित होने का, यानी यदि राज्य सरकार उनसे संबंधित कानून नहीं बना रही है तो आप ये इस बात को आधार बनाकर न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते कि राज्य के द्वारा ऐसा कानून नहीं निर्मित किया गया, जो कि इसकी प्रकृति को कैसे दर्शाता है? गैर न्यायोचित। दूसरी बात ये बोली गई, ये सरकार लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, वहीं यदि मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बिल्कुल ये बात बोल दी गई है कि राज्य या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, उन्हें बाधित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा हो तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 जहां पे सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 जहां पे वह उच्च न्यायालय के तहत न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो अगर उसके विशेषताओं के बारे में बात करूं तो मौलिक अधिकार की विशेषता कैसे हो जाएगी? न्यायोचित, क्योंकि राज्य के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। राज्य के द्वारा मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाए जाने आवश्यक है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में यदि इनका हनन हो तो न्यायिक संरक्षण आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। नहीं राज्य के ऊपर यह बाध्यता है कि वह संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण करे, इसलिए इसको बोला जाता है गैर न्यायोचित। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि नीति निर्देशक तत्व व्यर्थ ही है, जिनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। भारतीय संविधान में समय समय पे हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे कानून निर्मित किए गए हैं, ऐसी योजनाएं बनाई गई है जो कि दर्शाता है कि नीति निर्देशक तत्व काफी महत्व रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायती राज। और उस पंचायती राज को आज क्या बना दिया गया? संवैधानिक प्रावधान किए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी हम पूर्णतः इनकी आलोचना नहीं कर सकते, पूर्णतः इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस नीति निर्देशक तत्वों का भी अपना एक अलग महत्व है। अब बात करेंगे हम नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वह है आपके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य ये होता है कि देश के अंदर जो भी लोग हैं, जो गरीब पिछड़े वर्ग हैं, जिनको कि अभी तक सामाजिक अगड़ेपन से काफी वो पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ सामाजिक अन्याय हुआ है, उन लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा समय समय पर कानून निर्मित की जाए, नीतियों का निर्माण किया जाए, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए। और वहीं यदि हम बात करें तो भारत कैसा राष्ट्र एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और उस लोकतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य ही ये होता है कि अपने देश के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। तो उस स्थिति के अंतर्गत तो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इस दिशा में कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व काफी महत्ता अपनी रखते हैं। दूसरा जो उसका उद्देश्य है वह है आपका आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में मुख्य अंतर क्या है। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे दो शब्द लिखे गए हैं, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। वहीं कई बार क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र एक टर्मिनोलॉजी का अगेन यूज होता है, शब्द है आपका राजनीतिक लोकतंत्र। तो दोस्तों आप इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र भी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र आपके नीति निर्देशक तत्व से संबंधित ना होकर किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार,
यानी मौलिक अधिकारों का ये उद्देश्य है कि देश के अंदर, राज्य के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। वही नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति, यानी यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है, उस स्थिति के अंदर राज्य की स्थिति कैसी होगी, या राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो आपका देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि अब जो पटवार का जो प्रश्न का लेवल जो रहेगा वो बहुत इजी लेवल नहीं रहेगा, आरएस के लेवल को मैच करेगा। तो जाहिर सी बात है, जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं आपके किसी भी विषय पर डेप्थ नॉलेज की डिमांड करते हैं, तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन एक एक बात ध्यान में होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर प्रावधान के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में अब ऊपरी तौर पर पढ़ने से हमारी बात नहीं बनेगी। तो हमें किसी भी विषय में, चाहे वो पॉलिटी हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, तो बहुत अच्छे से, उसे बहुत गहराई से उससे हमें पढ़ाई करनी होगी। तो प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है संवैधानिक आपातकाल के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियों के रिलेटेड। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के आगे डैश लगा हुआ है। आगे बोलता है कि राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालयों के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकते हैं। पहले में देखो दोस्तों, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है एक एक स्टेटमेंट। पहले बोल रहा है उच्च न्यायालयों को छोड़कर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है राज्य सरकार प्लस उच्च न्यायालय, यानी अब ये दोनों की बात कर रहा है। राज्य सरकार प्लस उच्च न्यायालय के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। तीसरा बोल रहा है कि घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां किसके पास? राज्यपाल के अधिकार में रहेंगी। और चौथा आपसे बोल रहा है कि घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार में रहेंगी। यानी ये कूट वाले जो क्वेश्चन आता है कि 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, उपयुक्त सभी से, इस प्रकार का प्रश्न ये आपके समक्ष है। आपसे बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं कौन कौन से कूट आपके पास है। तो पहला बोल रहा है 1 और 2, यानी अगर मैं वापस पीछे लूं 1 और 2, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत है, एक दूसरे के विरोधी है। पहला बोल रहा है उच्च न्यायालय को छोड़कर, और दूसरा बोल रहा है राज्य सरकार पर उच्च न्यायालय को साथ लेकर। तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ हो ही नहीं सकते। तो वैसे भी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। अगर हम वापस पीछे लेके बात करते हैं तो यानी राज्य सरकार प्लस उच्च न्यायालय। और तीसरा बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां किसके पास चली जाएगी? राज्यपाल के पास। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 3 और 4, जिसमें कि वह राज्य विधानमंडल की शक्तियां किसे दे रहा है? संसद को। और ऊपर वाले में क्या बोल रहा है? राज्यपाल के अधिकार में रहेगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही राज्य विधानमंडल की शक्तियां किसी भी 2 अलग अलग व्यक्तियों को दे दी जाए? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 और 4। आइए हम देखते हैं 1 और 4 क्या बोल रहा है। 1 और 4 बोल रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायालयों को छोड़कर राज्य सरकार की सभी जिम्मेदारियां स्वयं ले सकता है। यानी यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाए या संवैधानिक आपातकाल लगाया जाए, उस स्थिति के अंदर आप राज्य विधानमंडल की शक्तियां ले सकते हो, लेकिन आप उच्च न्यायालय की शक्तियां के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। उच्च न्यायालय अभी भी कैसे बने रहेंगे? स्वतंत्र आपके बने रहेंगे। ऑप्शन 4 ये बोल रहा है कि घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार में रहेंगी। यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार आ जाता है कि वह राज्य विधानमंडल की शक्तियों किसे सौंप दे? संसद को। यानी शक्तियां सौंपने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है दोस्तों, अब कानून निर्माण की शक्तियां किसके पास चली जाएगी? संसद के पास। ठीक है दोस्तों, तो एकात्मक सरकार की स्थिति हमको देखने को मिलेगी। केंद्र अब संबंधित राज्य पर प्रशासन चलाएगा, कानून निर्माण करेगा, नीतियों का निर्माण करेगा और शासन का संचालन करेगा। ये बात तो इससे संबंधित। अब हम यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं इस प्रावधान से संबंधित। देखो दोस्तों, यहाँ राज्य विधानमंडल की शक्ति तो दे ही रहा है, वहीं यहाँ पे कुछ बातें और है जिसके अनुच्छेद के संवैधानिक आपातकाल के संदर्भ में। पहली बात तो दोस्तों, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और सहित मंत्रिपरिषद का विघटन कर देता है। ठीक है। दूसरी बात, राज्य विधानमंडल को विघटित भी कर सकता है और निलंबित भी कर सकता है। यानी उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो उसे विघटित कर रहा है अथवा निलंबित आपके यहाँ कर रहा है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो संवैधानिक आपातकाल। तो दोस्तों इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी आप जानते हैं,
कई बार हमारे मित्रों को एक कंफ्यूजन रहता है कि जो संवैधानिक आपातकाल जो लगाया जाता है वह सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अतिरिक्त एक अनुच्छेद और है जिसके आधार पर भी आप संवैधानिक आपातकाल लगा सकते हो। वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 365। तो आपको जब हम संवैधानिक आपातकाल वाले चैप्टर पढ़ते हैं, आपातकालीन प्रावधान पढ़ते हैं, तो वहां आपको जनरली 352, 356 और 360 का उल्लेख आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान का एक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 365 भी ये बात बोलता है कि ये बात दर्शाता है कि ये कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करे या उसके निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है, उस स्थिति के अंतर्गत भी 356 के आधार पर आप संबंधित राज्य में क्या लगा सकते हैं? राज्य आपातकाल, जिसे संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हो। क्योंकि राष्ट्रपति डायरेक्ट उस संबंधित राज्य में क्या कर सकता है? शासन करने का अधिकार उसके पास चला जाता है। अब वो डिसाइड करेगा कि राज्यपाल डायरेक्ट शासन करेगा या कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति के सहायता शासन करेगा, या घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के पास चली जाएगी। यानी एक प्रकार से पूरी तरीके से शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, वही डिसाइड करता है। इसी कारण इस आपातकाल को आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो अनुच्छेद 356 ये बोल रहा है कि यदि राष्ट्रपति, समझ रहे होंगे राष्ट्रपति की महत्ता से क्यों इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से हम जान रहे हैं। यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, जो हमारे संविधान में कहा गया उनके अनुरूप नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, पहली बात, दूसरी या दूसरे स्रोतों के आधार पर। अब ये दूसरे स्रोत कौन से हो सकते हैं? ये मीडिया भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, या अदर कोई और ऑप्शन, जिनके तहत राष्ट्रपति को यदि लगता है कि संबंधित राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्य हो रहा है या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारें नहीं चल रही है, उस स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति वहां पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर संवैधानिक आपातकाल की घोषणा आपके कर सकता है। ये तो बात हो गई 356 की। आगे हम बात करते हैं 365। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उसे प्रभावी करने में क्या हो? असफल। अगर मैं साधारण शब्दों में बोल दूं, यदि कोई भी राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे या पालन करने से मना कर दे, उस स्थिति के अंतर्गत भी अनुच्छेद 356 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए संवैधानिक आपातकाल की क्या कर सकते हो? आप वहां घोषणा कर सकता है। राष्ट्र कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो देखा जा सकता है कि इस पूरे संवैधानिक आपातकाल में राष्ट्रपति की भूमिका से ही समझ में आता है कि राष्ट्रपति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कारण से इस आपातकाल को आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को भी समझ चुके होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कथन और आपसे रीजन से संबंधित है। जब से कथन और रीजन दिया जाता है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बोले कि ए सही है, ए और बी सही है, क्या ये इसके द्वारा जो बोला है कारण सही है? ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। पहला जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को क्या कर सकता है? बर्खास्त। अब रीजन बता रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है। ये आपके पास दो स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें तो पहले तो सही आंसर की बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा इसके एनालिसिस की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका सही सबसे पहली बात तो ऑप्शन डी यानी ए गलत है और आर सही है। तो इसका अंदर ऊपर के दो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे जब ए गलत है आर सही है। देखो अगर मैं रीजन पे जाऊं कि मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रधान या प्रमुख होता है, एकदम सही बात है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है हम लोगों को। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट आपसे दिया गया है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, तो दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, किसी भी राज्य का राज्यपाल मंत्री को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। क्योंकि मंत्री जो होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात और ध्यान में रखना कि कभी भी राज्यपाल स्वविवेक से किसी भी मंत्री को हटा नहीं सकता, यानी उसे मुख्यमंत्री सलाह के आधार पर कार्य करना होता है। लेकिन भले ही वो मुख्यमंत्री सलाह के आधार पर कार्य करेगा, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री डायरेक्ट ने किसी भी मंत्री को नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री को सलाह देना पड़ेगा राज्यपाल को कि आप पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके मंत्री के पद से हटाइए। ठीक है, तो यानी शक्ति किसके पास चली जाती है? राज्यपाल के पास ये शक्ति है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री नहीं, राज्य का राज्यपाल मंत्री को क्या कर सकता है, बर्खास्त आपका कर सकता है। अब बात करते हैं कि राज्य की जाहिर सी बात है, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, संविधान हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है जहां हमें हर छोटे छोटे आर्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। तो राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया 164 के तहत। अब ये कार्यकारी शक्तियां हैं क्या, तो सबसे पहली बात तो इन कार्यकारी शक्ति में बोला गया अनुच्छेद 164 के तहत कि मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है, आपका राज्यपाल के द्वारा। ये तो बात हो गई नियुक्ति की, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक सिंगल मंत्री को हटाना है, हम ये बात जानते हैं कि मंत्री जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, राज्यपाल ही किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है बशर्ते मुख्यमंत्री ने उसे ऐसा सलाह दी हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो दोस्तों यहाँ एक बात और बोली गई है कि राज्यपाल किसी भी मंत्री को तभी भी हटा सकते हैं जबकि विधानसभा में उसे विश्वास मत हासिल हो, यानी क्योंकि एक अकेला व्यक्ति किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके राज्यपाल। वहीं पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्य की बात करें तो विधानसभा के प्रति। ठीक है, लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या लगाई गई है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य आप दोनों प्रकार से समझ चुके होंगे कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल हटाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री खुद किसी भी मंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता। ठीक है, अगला हमारे पास बनता है एक और जो काफी पॉपुलर प्रश्न है, पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत मंत्री परिषद आप रख सकते हो। तो 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारे यहाँ हुआ था उसके तहत कुल विधानसभा संख्या का 15% ही आपका क्या हो सकता है, मंत्री परिषदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों सामान्यतः देखने को ये मिलता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन हमारे संविधान में ये बाध्यता नहीं रखी गई है कि एक राज्य का सिर्फ एक ही राज्यपाल हो सकता है, यानी इस प्रकार का संविधान संशोधन किया गया। आपको बताना यह है कि कौन से संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और पूर्व में इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को भी मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है 5वां संशोधन, 7वां संशोधन, 11वां संशोधन और 24वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7वां संशोधन, यानी 7वां संशोधन अधिनियम जो कि कब आया था आपका 1956 में। इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का एक समय पर ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमने देख ही लिया कि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त आप कर सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ये बात हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कहां से लेके कहां तक है। तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में उल्लेखित है। ये तो बात हो गई अनुच्छेदों की। नेक्स्ट बात आती है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। हम सभी ये बात जानते हैं कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से केंद्र राज्यपाल को कभी कभी ये बोला जाता है कि केंद्र सरकार का एजेंट है राज्य के अंदर। ठीक है, और राज्य संबंधी जितनी भी रिपोर्ट होगा कि केंद्र सरकार तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की अपनी संवैधानिक भूमिका भी होती है, यानी वह राज्य के अंदर कार्यकारी प्रमुख होता है। जिस प्रकार से केंद्र में कार्यकारी प्रमुख कौन है, आपका राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत कार्यकारी प्रमुख जो होंगे हमारे कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। इसलिए जो कि आपके राज्यपाल को संवैधानिक भूमिका प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है नियुक्ति। जाहिर सी बात है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएं निम्न में से कौन सी है। आपको बताने कौन कौन सी सीमाएं जो कि संसद की संप्रभुता को सीमित करती है, यानी संसद को निरंकुशता या स्वेच्छाचारी होने से रोकती है। जाहिर सी बात है, संसद कानून निर्माण करती है, तो हो सकता है वो कुछ ऐसा कानून बना ले कि अपने आप को सर्वोच्च बना ले, संविधान को सर्वोच्चता को क्या कर दे, कम कर दे, स्वयं को सर्वोपरि साबित कर दे। लेकिन हमारे संविधान में ही इस स्थिति से बचने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है ताकि संसद कभी भी संप्रभु ना हो सके, कभी भी स्वेच्छाचारी ना हो सके, निरंकुश रूप से शासन ना करे। तो आपको देखना यही है कौन कौन सी सीमाएं ऐसी हैं जो कि उसकी संप्रभुता को सीमित करती है।
पहला ऑप्शन आपके पास मौलिक अधिकार, दूसरा है न्यायिक समीक्षा, तीसरा आता है आपके पास संघवाद और चौथा आता है लिखित संविधान। तो पहले तो हम इसकी कि कौन सा सही है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। तो दोस्तों पहला जो इसको सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी जो चारों ही जो विशेषताएं आपके सामने है, ये चारों ही विशेषताएं संविधान आपके संसद की संप्रभुता को क्या करती है, सीमित करती है। अब बात करेंगे ये किस प्रकार से सीमित करती है। बहुत से लोग देखते ही पहचान चुके होंगे कि किस प्रकार से ये सीमित कर रही है, और जो लोग नहीं जान पा रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा इसको आसान बना देते हैं। तो सबसे पहली बात मौलिक अधिकार। पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि मौलिक अधिकार कैसे न्यायोचित है, यानी इनके हनन होने पे क्या कर सकते हो आप, न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकते हो। और अगर मौलिक अधिकार का थोड़ा सा हम लोग विवरण देखें तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ये तो बात हुई मौलिक अधिकारों की तथ्यात्मक। अब देखते हैं कि आपके संविधान में ही ये बात बोल दी गई है कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई सा भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, हनन करता हो। ये तो बात हो गई राज्य सरकार के प्रतिबंध। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या राज्य के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या उनका क्षय होता हो, उस स्थिति के अंदर व्यक्ति क्या करे। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रावधान भी हमारे संविधान में ऑलरेडी कर दिए जा चुके हैं। तो अनुच्छेद संबंधित प्रावधान कौन से हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण संबंध आपके न्यायिक संरक्षण ले सकते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालयों की शरण आपके ले सकता है। और हम पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। आप सभी जानते हैं, अधिकार, प्रचार, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका एक आ जाता है क्यों वारंटो जो स्टार्टिंग में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा है क्या? न्यायिक समीक्षा का एक दूसरे नाम से भी आप जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा सा तात्पर्य ये है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ न्यायिक पुनरावलोकन की जो विशेषताएं है हमने कहाँ से लिया, अमेरिकी संविधान से। ये न्यायिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये संविधान की सर्वोच्चता की बात करता है, संविधान का संरक्षण की भूमिका को दर्शाता है न्यायपालिका की। तो दोस्तों इसमें बोला ये गया है यदि संसद कोई सा भी ऐसा कानून बनाती है जो कि हमारे संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, संविधान के प्रावधानों को बाधित करता हो, उस स्थिति के अंदर न्यायपालिका द्वारा संबंधित कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करके यदि वह पाता है कि ये कानून वाकई में हमारे संविधान को क्षति पहुंचा रहा है, वाकई हमारे संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, उस स्थिति के अंदर उस संबंधित कानून को क्या कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। और हमें मालूम भी है कि 99वां संविधान संशोधन जो हमारे यहाँ हुआ, न्यायपालिका द्वारा उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि संसद की संप्रभुता की शक्ति को क्या करती है, सीमित करती है। दूसरा भी हमारा सही है। अब तीसरी बात आ रही है संघवाद। संघवाद का सिंपल सा मीनिंग ये दोस्तों, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। यानी ये सब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि संसद को कभी भी संप्रभु होने नहीं देती है, संसद की संप्रभुता पर कंट्रोल करती है, संप्रभुता को सीमित करती है। और लास्ट हमारा बचा है लिखित संविधान। देखो दोस्तों, जिस भी राष्ट्र का संविधान लिखित होता है वहां पर किसी भी व्यवस्थापिका के संप्रभु या निरंकुश होने की संभावना बहुत नगण्य हो जाती है, क्योंकि किसी भी व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को या न्यायपालिका को, सरकार के तीनों अंगों की बात करेंगे, इन तीनों ही अंगों को संविधान में जो वर्णित किया गया है, संविधान में प्रावधानों में जो लिखित किया गया है, उन प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करना होता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये चारों बातें, ये चारों जो की पॉइंट्स है, चारों ही संसद की संप्रभुता क्या करते हैं, सीमित करते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से ये शब्दावलियां संसद की संप्रभुता पर रोक लगाती है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न में से कौन कौन सी है? और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे संविधान की विशेषता को भी दर्शाता है। तो ये बातों में वैसे भी मालूम होनी चाहिए। हो सकता है संघात्मक ना करके संसदीय शासन व्यवस्था आपसे पूछ ली जाए। ठीक है,
तो प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लिखित संविधान, दूसरा है द्विसदनीय विधायिका, तीसरा है केग यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, जिसको मैं बोलूं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होता है। नेक्स्ट है सामूहिक जिम्मेदारी, और अगला है आपके पास राज्यपाल का पद। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल का पद। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी है जो कि भारत की संघात्मक विशेषताओं को दर्शाता है। यानी कहीं ना कहीं एक बात हमें और मालूम है कि संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त हमें हमारी व्यवस्था कैसे है, शासन का स्वरूप कैसा है, उसका भी हमें अध्ययन करना होगा, तभी तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसके सही आंसर पे जाते हैं हम लोग। सही आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, यानी लिखित संविधान और द्विसदनीय विधायिका। जिन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ा होगा वो तो समझ चुके होंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्टडी नहीं की है उनके लिए हम इसको आसान बना देते हैं। हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। जैसे ही आप विशेषताओं को देखेंगे आप समझ जाएंगे मैम हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये विशेषता हमारे राष्ट्र के अंदर है, और आप डिफरेंशिएट करने में सक्षम हो जाएंगे कौन सी विशेषता एकात्मक शासन संबंधित है और कौन सी आपके संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहली बात, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संविधान की सर्वोच्चता। हम सभी ये बात जानते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य सरकार संविधान के ऊपर सर्वोच्च नहीं है, संविधान से केंद्र और राज्य दोनों क्या करती है, अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त करती है, यानी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इन्हें अपना अपना कार्य करना होता है, जो कि संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। दूसरा है आपका द्वैध राज्य पद्धति। द्वैध राज्य पद्धति का मीनिंग ये है दोस्तों, केंद्र एक अपनी अलग सरकार है, राज्यों की अपनी अलग सरकारें होती हैं, और इस द्वैध पद्धति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के पास अपनी अपनी शक्तियां होती है शासन को संचालित करने के लिए। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग और सामंजस्य के आधार पर कार्य करती है। इस द्वैध राज्य पद्धति के आधार पर भारत कैसा है, एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ संविधान कैसा है, लिखित संविधान। ये कुछ ऐसे विशेषताएं हैं दोस्तों जो कि किसी भी राष्ट्र को संघात्मक शासन व्यवस्था होने की शर्त को दर्शाता है। 3 विशेषताएं हमने जो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन हमारे राष्ट्र ने क्या कर दी, पूरी कर दी। हम सभी जानते हैं हमारा संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। और इस लिखित संविधान में अगर मौलिक रूप से हम बात करें तो 395 आपके अनुच्छेद थे, एक प्रस्तावना थी आपके यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त 8 अनुसूचियां हमारे पास थी और 22 भाग आपके संविधान के थे। वर्तमान में तो इनकी संख्या काफी बड़ी हो चुकी है, एक प्रस्तावना आज भी है, और लगभग 350 से भी ज्यादा आपके अनुच्छेद संशोधन होने के बाद में आपके अनुसूचियों की यदि मैं बात करूं तो 12 अनुसूचियां वर्तमान संविधान के अंतर्गत हमारे हैं। वहीं अगर हम भाग की बात करें तो 25 भाग हमारे संविधान के आज है। तो संविधान का स्वरूप कैसा है, लिखित। ये बात भी हमने हमने पूरी कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से गया है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 7वीं अनुसूची, 12 अनुसूची की हमने बात की ना दोस्तों, यही 7वीं अनुसूची जो है आपके शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। और ये शक्तियों का विभाजन किसके माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और नेक्स्ट है आपका समवर्ती सूची। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि संघ सूची जो है आपकी, इस संघ सूची के ऊपर कानून निर्माण करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, संघ सूची के अंदर ज्यादातर राष्ट्रीय महत्व के विषय डाले गए जैसे रक्षा, सुरक्षा, मुद्रा, संचार, विदेशी संबंध, ये सारे विषय किसमें डाले गए, संघ के अंदर। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य को कानून निर्माण करने का अधिकार दिया गया और राज्य सूची के अंदर स्थानीय महत्व के मामले डाले गए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, कुछ इस प्रकार से मामले। वही बात आती है समवर्ती सूची। दोस्तों ये जो समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची के तहत केंद्र प्लस राज्य दोनों को ही कानून निर्माण करने का अधिकार दिया गया। अब समस्या यहाँ ये उत्पन्न होती है दोस्तों, जब दोनों ही कानून निर्माण करेंगी तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति तो उत्पन्न होगी। तो दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विवाद की स्थिति को समाप्त करने का भी रास्ता दिखा दिया है कि यदि किसी समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्माण कर रहे हैं, उस स्थिति के अंदर यदा कदा कभी विवाद की स्थिति या संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है, उस स्थिति के अंतर्गत केंद्र का जो कानून होगा वो राज्य के कानून के ऊपर क्या होगा, सर्वोपरि होगा, वरीयता उसे दी गई है। यानी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि केंद्र क्या है आपका, सर्वोपरि है राज्य के ऊपर, केंद्र को वरीयता दी गई है। ये तो गया शक्तियों का विभाजन। इसके अतिरिक्त एक और बचता है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, ये अवशिष्ट शक्तियां जो है आपके किसको सौंपी गई है, केंद्र सरकार को सौंपी गई है। अगले जो संघात्मक शासन की विशेषता है जो हमारी द्विसदनीय। हमारे केंद्र में कितने सदन है, 2,
पहला आपका लोकसभा और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। ये तो बताते हैं आपके द्विसदनीय व्यवस्था को दर्शाता है भारत की। इसके अतिरिक्त भारत में लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर की द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया, द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्वतंत्र न्यायपालिका। और ये स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थिति क्यों अपनाया गया है, 2 कारण है दोस्तों। स्वतंत्र न्यायपालिका, सबसे पहली बात तो जो संविधान की सर्वोच्चता है वो कौन बनाए रखता है, आपका न्यायपालिका। यानी संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि हमारी न्यायपालिका कैसी हो, स्वतंत्र हो। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त संविधान का संरक्षण करना एवं यदा कदा केंद्र और राज्य के मध्य यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उन विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सहकारी संघवाद में आवश्यक है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो बल्कि उनके मध्य परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थिति हो। इसके लिए आवश्यक है स्वतंत्र न्यायपालिका की। ठीक है दोस्तों, यानी संविधान की सर्वोच्चता के संरक्षण के लिए और केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को दूर करने के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका को क्या किया गया, आपके यहाँ रखा गया। और नेक्स्ट हमारे पास बचता है कठोर संविधान। शब्दावली से समझ में आ रहा है कि संविधान का जो संशोधन है उसको संशोधन करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को क्या किया गया, दर्शाया गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों आसान नहीं है, इसे कठोर रखा गया है ताकि कोई भी सरकार जो कि बहुमत की सरकार है आसानी से संघात्मक शासन व्यवस्था के इस ढांचे को छेड़छाड़ न कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कैसे अपनाई गई, कठोर अपनाई गई है। ये बात इस बात से भी साबित होती है कि दोस्तों बहुत से संवैधानिक संशोधन तभी पॉसिबल है जब केंद्र के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी उसे प्राप्त हो, जो कि हमारे संवैधानिक संशोधन की कठोर प्रक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। ये तो बात की हमने संघात्मक शासन व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट्स, कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं हमारे शासन व्यवस्था में जो कि हमें एकात्मक शासन व्यवस्था भी दर्शाती है। तो आइए एक दृष्टि उसके ऊपर भी डाल लेते हैं हम लोग। एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, पहली बात है एकल नागरिकता। बिल्कुल सही बात है। पूर्व में एकमात्र जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जहां पर की उसकी एक अलग राज्य की एक अलग नागरिकता थी, लेकिन 370 के हटने के बाद पूरे देश में एक राष्ट्र एक नागरिकता का नारा हमारे यहाँ चल पड़ा। यानी अब पूरे राष्ट्र के लिए एक ही नागरिकता आपको लेनी होगी। ठीक है, एक व्यक्ति की एक नागरिकता ही होगी। दूसरी बात है आपातकालीन उपबंध। हम सभी बात ये जानते हैं कि 352, 356 और 360 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों ही आपातकाल की स्थिति में शासन का स्वरूप कैसा रहता है, एकात्मक। क्योंकि राज्य की समझ शक्तियां किसके पास चली जाती है, आपके केंद्र के पास, जो कि आपके किस प्रकार का दिखाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था को दिखाता है। और ये आपातकालीन उपबंध इस प्रकार से बनाए गए कि बिना किसी संवैधानिक संशोधन के आप संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास बचता है एकीकृत न्यायपालिका। दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि अगर न्यायपालिका का एक पिरामिड खड़ा किया जाए तो इस पिरामिड के शीर्षस्थ कौन बैठा है, सर्वोच्च न्यायपालिका। और नेक्स्ट के अधीनस्थ काम किया जाता है उच्च न्यायालय, और उनके अधीनस्थ इनके अधीनस्थ। यानी न्यायपालिका किस प्रकार की बनाई गई, एकीकृत न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कानून निर्मित किए जाते हैं, जो प्रावधान बनाए जाते हैं, वो सभी न्यायालयों को मानने और स्वीकार करने ही पड़ते हैं, जो कि आपके एकात्मक शासन व्यवस्था के स्वरूप को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सशक्त केंद्र। और ये सशक्त केंद्र किस प्रकार से, हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों की। अवशिष्ट शक्तियां जो बची गई हैं वो किसे दी गई है, केंद्र को दी गई है। समवर्ती सूची में जो वरीयता किसे दी गई है, आपके केंद्र को दी गई है। और ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय किसके पास सौंपे गए हैं, वो भी आपके केंद्र के पास है। यानी एक प्रकार से राज्यों की निर्भरता किसके ऊपर हो जाती है, केंद्र के ऊपर, जो कि आपके एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपके आता है एकल संविधान। वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पूरे देश का एक ही संविधान आज हमारे यहाँ हो गया। पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य का अपने एक अलग संविधान था, क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि पिछले साल नवंबर 2019 में आपके जम्मू कश्मीर के उसके संविधान को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से पूरे देश का कैसा संविधान हो गया, एक ही संविधान आपके हो गया। अगला हमारे पास बनता है राज्यपाल की नियुक्ति।
हम सब ये बात जानते हैं कि राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की भूमिका राज्य में निभाता है। ठीक है, इस कारण ये बोला यह जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो भूमिका है वह एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर इंगित आपके करती है। अगला हमारे पास आता है संविधान का लचीलापन। देखो दोस्तों, भूला ये जाता है कि संविधान का जो संशोधन है उसके लिए कठोर प्रक्रिया हमने अपनाई है। अनुच्छेद 368 के तहत कुछ संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं जिनके स्पेशली संघवाद से संबंधित, कि जिनको अगर यदि आपको संशोधित करना है तो अधिक से अधिक राज्यों का क्या लेना होगा? आपको सहमति लेनी होगी। लेकिन दोस्तों, अधिकांश प्रावधान ऐसे हैं जिन पर की राज्यों की सहमति लेने की अनिवार्यता नहीं है। सिर्फ कुछ विधेयक साधारण बहुमत से और कुछ ऐसे हैं कि जो कि विशेष बहुमत के द्वारा ही क्या हो जाते हैं? आपके पारित हो जाते हैं, जो कि संविधान के लचीलेपन को क्या करता है? दर्शाता है। अगला बनता है अखिल भारतीय सेवाएं। ये सेवाएं कौन सी है? IAS, IPS और IFS। इन नामों से आप हम सब लोग काफी अच्छे से अवगत है। ये तीनों ये अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं ये इस प्रकार से है कि केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा ही इन पर नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन ये कार्य कहाँ करते हैं? राज्यों के अंतर्गत। जबकि ये अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व किसके लिए होते हैं? केंद्र सरकार के प्रति, जो कि भी हमारे राज्य के अंदर शासन व्यवस्था के तहत एकात्मक शासन प्रणाली को दर्शाता है। तो दोस्तों, दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अपनाई गई, लेकिन इसके बावजूद भारत को यदि मैं बात करूं तो भारत एकात्मक शासन व्यवस्था की तुलना में संघात्मक शासन व्यवस्था के अधिक करीब है। दोस्तों, जो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हमने अपनाई है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो विविधताएं पाई जाती है, भाषागत आधार पर, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, उन सभी विशेषताओं के बावजूद समस्त भारत को यदि हमें अखंड रखना है तो कुछ इस प्रकार की एकात्मक विशेषताओं को हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा अपनाना ही पड़ा। तो देश की एकता व अखंडता के लिए इन एकात्मक विशेषताओं को परिस्थितिवश हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, अगर ऑप्शन में होता है कम एकात्मक और संघवाद के अधिक नजदीक, तो जाहिर सी बात है ये अधिक सही होगा। और सिवाय सिर्फ संघात्मक एकात्मक इस प्रकार से पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं सहकारी संघवाद की भूमिका भी हमारे यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और संघात्मक शासन व्यवस्था ही हम बोलेंगे भारत राष्ट्र के लिए। क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है कि संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ है। पूर्व में आपसे मैंने प्रश्न बोला था, अगर आप देख लीजिए ऑप्शन, उसके बाद हमने उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले बना हुआ है टॉपिक। तो पहला तो ऑप्शन आपके पास है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भाई बोल रहा है ना कि राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत शब्द का यदि प्रयोग किया गया, शब्दावली का यदि प्रयोग किया गया, तो उसका वाकई में अर्थ है क्या? कि क्या वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है? क्या वह प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत है? क्या वह मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत? और चौथा ऑप्शन आता है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शंस में जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी किस प्रकार से होगा दोस्तों? तो सबसे पहली बात तो संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद शब्दावली क्या यूज की गई है? मंत्री परिषद, ना कि मंत्री। यदि मंत्री होता तो डायरेक्टली क्या होता इसका आंसर? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। लेकिन शब्दावली का यूज किया गया मंत्री परिषद, और हम सभी बात जानते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। तो उसका जो सही आंसर क्या जाएगा? विधानसभा के प्रति। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 163 क्या बोलता है? कि राज्यपाल के सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा और इसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये बात तो बोली गई है हमारे अनुच्छेद 163 में। साथ ही साथ दोस्तों अनुच्छेद 164 बोलता है कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। और अनुच्छेद 164 स्पष्ट ही बोलता है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद कैसे सामूहिक उत्तरदायी होगा। कैसा उत्तरदायी होगा? सामूहिक। और किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति। ठीक है, यदि विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सारी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। मैं आपको पूर्व में ही बता चुकी हूँ,
क्वेश्चनों में एक प्रश्न आया भी था कि जो मंत्री होता है वो मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है, आपके राज्यपाल के द्वारा। लेकिन मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से अपने कृत्यों के लिए, अपने कार्यों के लिए विधानसभा के उत्तरदायी होती है। तो एक प्रकार से जो वास्तविक उत्तरदायी जिनका जो बनता है वो होता है विधानसभा के प्रति। ठीक है, यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्री परिषद क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से इस बात को। अगला प्रश्न आपके पास आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित असत्य कथन है। दोस्तों यही आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान संविधान तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन संविधान के जो इतिहास में जो छुपा है, जो विकास क्रम जो है ये भी हमें पढ़ना होगा। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 1909, 1892 एक्ट, ये एक्ट भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। तो आपसे पूछा गया है पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित, तो कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट की बात चल रही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नवीन निकाय का गठन किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि जिसका उद्देश्य है, किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात चल रही है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण व नियंत्रण करना था। और लास्ट वन बोल रहा है कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था आपका 1784 में आया था। ठीक है, और इस पिट्स इंडिया एक्ट में जो संबंधित प्रावधान जो नहीं है हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा क्यों, तो आइए देख लेते हैं कि ये अधिनियम कब आया तो था, लेकिन इससे पूर्व जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ही आपके कलकत्ता में सर्वप्रथम 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये तो बात हो गई इस अधिनियम से संबंधित। एक और इस अधिनियम का जो है कि इसके जो मुख्य न्यायाधीशों का नाम क्या था, ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और आता रहा है पूर्व में। तो एलिजा एम्पे जो थे इस उच्चतम न्यायालय के क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें जो जानकारी देने वाली बात थी वो यही थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य राजस्व का वितरण पंचायतों व नगरीय स्थानीय स्वशासन किस अनुपात में होगा। दोस्तों ये करंट से संबंधित प्रश्न है और हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है वहां से प्रश्न हमसे पूछे जाते रहे हैं। ये जो प्रश्न हमने लिया है ये हमने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया है। तो आपको बताना ये है कि जो पंचम राज्य वित्त आयोग जिसकी समयावधि 2015 से 2020 के लिए उन्होंने डाटा डिसाइड किया, इस आयोग के तहत जो सिफारिशें की गई हैं कि पंचायतों व नगरीय स्थानीय स्वशासन के मध्य जो राजस्व का जो वितरण किया जाएगा वो किस अनुपात में किया जाएगा। ऑप्शन है 75:25, दूसरा ऑप्शन है 75.10 अनुपात 2490, नेक्स्ट है 76:24, देन है 76.10 अनुपात 23.90। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 75.10 अनुपात 24.90। ठीक है, इस अनुपात के तहत आपके नगरीय और आपके पंचायतों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाएगा। ये तो बात हुई आंसर। अब थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि पंचम राज्य वित्त आयोग जो था आपके 2015 से 2020 की इसकी समय अवधि है, और जो 2011 की जनगणना के आधार पर स्वयं का किसका, राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व है जो कितना है 7.182% हिस्से का वितरण पंचायत और नगरीय स्वशासन के मध्य किया जाएगा, और वो भी किस अनुपात में होगा, 75.10 अनुपात 24.90 अनुपात के मध्य किया जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो शुद्ध कर राजस्व का कितना परसेंट वो दे रहा है, तो 7.182%, और दोनों के मध्य जिस अनुपात में ये विभाजन किया जा रहा है वह अनुपात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी बात कि पंचम राज्य वित्त आयोग की समावधि क्या है, 2015 से 2020। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 से किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। अगेन ये आपके आर्थिक समीक्षा से लिया गया प्रश्न है, और हम सब जानते हैं कि आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आपके निकलते ही। तो ऑप्शन आपके पास नेत्रवास, मंडावर, मंडाई और वाटिका। आपको बताना यह है कि जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 जिस ग्राम पंचायत को दिया गया है वह निम्न में से कौन सा है। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेत्रवास, यानी नेत्रवास ग्राम पंचायत को 2019 के लिए पुरस्कृत किया गया है। देख लेते हैं क्या। तो सबसे पहली बात तो हमने नेत्रवास जो ग्राम पंचायत है आपके कहाँ की है, सीकर जिले की है, धोंद पंचायत समिति से संबंधित ये ग्राम है।
कि जिसके द्वारा ये पुरस्कार सम्मानित किया जाता है, तो उसके जो क्राइटेरिया जो डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए अधिनियमों, नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के उत्कृष्ट कार्यों के आयोजन के लिए ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। तो 2019 के लिए किसका सिलेक्शन हुआ? नेतड़वास का। इसी प्रकार से कुछ और पुरस्कार है जो कि हमारे यहाँ दिए जाते हैं, तो देख लेते हैं हम उसको भी। तो इस प्रकार के पुरस्कार है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2019। तो इसमें भी किसी न किसी का चयन हुआ है राजस्थान से। तो पहली बात तो कि मंडावर ग्राम पंचायत जो है, कौन सा पंचायत समिति? पंचायत समिति टोंक, और टोंक जिले का ये ग्राम है जिसे कि बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2019 से सम्मानित आपके किया गया है। और इसकी जो विशेषताएं ये है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने पर राज्य की एक ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इस बार हमें ये 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया हमारी ग्राम पंचायतों को। तो आपको दोनों ही ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखना है, और पुरस्कारों से संबंधित कौन सी ग्राम पंचायत है उसे भी बिल्कुल ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा। इसी के साथ जो आज के हमारे 10 प्रश्नों का जो ये एनालिसिस था ये समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आज जो पटवार संबंधी हमने प्रश्न यहाँ हल किए, कहीं ना कहीं आपको एक संकेत देते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, कि प्रश्नों का लेवल किस स्तर तक हमारा जा चुका है। क्योंकि मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि अब जो प्रश्नों का लेवल जो रहेगा पटवार का, वो आरएस लेवल को छुएगा। और जाहिर सी बात है कि अब हमारे जो एग्जाम का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, वो काफी बढ़ भी चुका है। ठीक है, तो आपकी तैयारी बेहतरीन रहे, आगे भी हम लोग इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करते रहेंगे। आगे फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नई चुनौतियों के साथ वापस रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं भावना आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।